मजले मामा ने मछली का कारोबार छोड़ दिया। घर में एक बिल्ली आती थी। एक दिन बहुत डरने के बाद उसने घर आना छोड़ दिया। एक दिन रात को मजले मामा पेड़ पर बैठे खून से सना हुआ हड्डी का टुकड़ा चबा रहे थे। वो देख के मैं बहुत बीमार पड़ गया। ठीक होने के बाद मैंने मामा और दादी को बताया सारी भयानक घटनाएं। छोटे मामा ने बताया, पहले जानते तो पहले ही कुछ कर पाते। अब आगे की कहानी। बादलपुर यहां से थोड़ी दूर की जगह है। वहां का भैरव रोजा का बहुत ज्यादा नाम है। उनका नाम सुनते ही भूत प्रेत डर के मारे कांपने लगते हैं। दादी को छोटे मामा ने बड़ी मुश्किल से समझाया। सब सुनने के बाद दादी थोड़ी हिचकिचाई। कुछ भी हो, आखिर बेटा तो बेटा होता है ना। छोटे मामा ने समझाया, ठीक है, भैरव रोजा आते ही सब पता चल जाएगा। बहुत सवेरे छोटे मामा निकल पड़े। बादलपुर में अगर भैरव रोजा नहीं भी मिले तो किसी और गांव से उन्हें ढूंढ के लाना ही पड़ेगा। छोटे मामा जब निकले तब मजले मामा घर में नहीं थे। आधे घंटे बाद मजले मामा कहीं से लौट आए। हालत ऐसी थी जैसे मानो बहुत दूर से भाग के आ रहे हो। घुटनों तक कीचड़ से भरा था। पूरा शरीर पसीना पसीना हो रखा था। जल्दी में आते वक्त पैंट पैर की टहनी में लग के फट गया था। दादी बाहर बैठ के सब्जी काट रही थी और मैं उनके पास ही में बैठा था। मजले मामा हमारे सामने आए। होठों के दोनों तरफ झाग, लाल आंखों से दादी को घूरते हुए उन्होंने पूछा, सोने कहाँ पे है? सोने छोटे मामा को घर वाले बुलाते थे। मेरी धड़कनों की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। डर के मारे कहीं गिर ना जाओ। दादी ने कांपते हुए आवाज में उनसे बोला, वो जरूरी काम से बाहर गया है। मामा गुस्से में बोले, जरूरी काम से? भाई तो नहीं, दुश्मन है दुश्मन। अच्छा ठीक है। ये बोल के मजले मामा जोर कदम से घर के चारों ओर घूमने लगे। दोनों हाथ कमर के पीछे लिए सिर्फ सर हिला रहे थे और थूक रहे थे। ये सब देखने के बाद दादी डर गई। मेरा हाथ पकड़ा और घर के अंदर लेके गई और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने देखा उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उनका दर्द मैं समझ रहा था। जब तक मजले मामा घर के चारों तरफ घूम रहे थे तब तक मैं और दादी घर के एक कोने में चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद मामा जी नहीं दिखाई पड़े। दादी ने बाहर देखा लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। फिर उन्होंने मुझे खाने दिया लेकिन खुद कुछ नहीं खाया। उन्होंने बोला, छोटे मामा आने के बाद एक साथ खाएंगी। लेकिन मेरा खाने का मन नहीं था। पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ भी खाऊंगा तो उल्टी हो जाएगी। मैंने मन ही मन सोच लिया,
किसी भी तरह से यहां से चला जाऊंगा। यहां रहा तो जल्द ही डर के मारे किसी बड़ी बीमारी में पड़ूंगा। छोटे मामा लौटे दोपहर के 2:30 बजे रिक्शा में, साथ में भैरव को लेकर। मैंने खिड़की से देखा, भैरव रोजा ने लाल कपड़े पहन रखे थे। ऊपर कोई कमीज नहीं थी। गले में थी रुद्राक्ष की मालाएं और हाथ में धागे थे उनके। गहरी लाल आंखें थी उनकी और लंबे बाल कंधे तक। भैरव उतर के आगे आ ही रहे थे, अचानक थम से गए। कुछ सूंघने लगे। फिर छोटे मामा से कहा, किसी ने जादू टोना करके रखा है। छोटे मामा जी चौंक गए। जादू टोना मतलब मंत्र पढ़ के हमें रोकने के लिए। अगर इसके रहते तुम घर में कोई यज्ञ करते भी हो तो कोई फायदा नहीं। लेकिन किसने किया ये? जिसके लिए यहाँ आया हूं उसे ने किया। लेकिन ये सारी बातें उसको कैसे पता चली होगी? छोटे मामा की बात सुन के भैरव जोर से हंस पड़े। भूतों के लिए सब कुछ जानना कोई बड़ी बात नहीं है। वो इंसानों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली और भयानक होते हैं। तो अब क्या करें? बहुत कुछ करना है। पहले इसका भाड़ा दे दो और विदा करो। छोटे मामा ने भाड़ा चुका दिया। भैरव ने अपनी थैली से एक मिट्टी का बर्तन निकाला। उसके ऊपर 4 मिर्ची और कुछ धनिया रखा। फिर रास्ते पे ही अपना चद्दर बिछा के बैठ गए और मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ते हुए ही वो मिर्ची और बाकी चीजें घर की ओर फेंक रहे थे। पीछे कुछ आवाज होते ही मैंने घूम के देखा तो दादी भी आके खड़ी थी। उनकी आंखों में तभी भी आंसू थे। आधे घंटे बाद भैरव उठ खड़े हुए। हो गया, अब चलो घर के अंदर चलते हैं। भैरव का काम देख के गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। भैरव के पीछे पीछे सारे गांव वाले भी हमारे घर के अंदर आ गए। घर के आंगन में ही यज्ञ का आयोजन किया गया। फिर लकड़ियां डाल के आग लगाई गई। भैरव आग के चारों तरफ घूमते हुए बीच बीच में आग में घी डालने लगे और इसी के साथ आग की चिंगारी ऊपर उठने लगी। तब तक मैं हिम्मत करके बाहर आके बैठा। दादी मेरे पास में ही थी और छोटे मामा भैरव के कामों में मदद कर रहे थे। आधे घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ बिल्कुल शांत था। सिर्फ भैरव अपनी रूखी आवाज में जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। हींग टिंग छट बोल के अद्भुत सब भाषाएं। मैं बस सोच ही रहा था कि ये सब नाटक है। तब अचानक सरसर करके आवाज आई, जैसे बहुत दूर से तूफान आ रहा हो। पश्चिम की ओर सारे पेड़ हवा में हिलने लगे। पेड़ पे बैठे कौवे हवा में उड़ रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। थोड़ी देर बाद पेड़ों के पीछे से मजले मामा जी आते दिखाई दिए।
उनकी आंखें गोल गोल घूम रही थी। मुंह में एक मुर्गी थी। वो बेचारी दर्द के मारे छटपटा रही थी। मामा जी के मुंह से खून टपक रहा था। मामा जी का वो रूप देख के मैं डर के मारे दादी के पास चला गया। दादी भी डर के मारे कांप रही थी। लेकिन मझले मामा के आते ही भैरव का रूप बिल्कुल बदल गया। वो और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अपनी मुट्ठी में से कुछ लेकर वो आग में डाल रहा था, जिससे आग की चिंगारी आसमान को छू रही थी। मझले मामा जी आगे नहीं आ पाए। पेड़ के नीचे तक आके रुक गए और वही खड़े होके भैरव को गंदी भाषा में गालियां देने लगे। उन्होंने आधी खाई हुई मुर्गी फेंक के मारी और वो मुर्गी आके आग में गिरी। भैरव चिल्लाए, कौन है तू? मामा और जोर से चिल्लाए, मैं दयाल बाडूचे। नहीं, तू वो हो नहीं सकता। सही से बता, कौन है तू? दयाल बाडूचे मामा का नाम था और घर वाले उन्हें कूना बुलाते थे। नहीं बोलूंगा। मझले मामा भयानक तरीके से चिल्लाए, गला फाड़ के। नहीं बोलेगा? अच्छा, देखता हूं तू कैसे नहीं बोलता। भैरव ने पास में रखे झाड़ू को उठा लिया और मटके को जोर जोर से पीटने लगा। उसके साथ ही मझले मामा चीखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मटके की मार उनके शरीर को लग रही हो। बताता हूँ, मत मारो। मझले मामा पेड़ के नीचे ही बैठ गए। बता। भैरव ने मारना बंद किया। मेरा नाम महेंद्र डोम्स है। भैरव ने दादी से पूछा, आप जानते हैं महेंद्र डोम को? मैंने उसे कभी देखा नहीं। पिताजी के मुंह से सुना था। महेंद्र एक बैंड वाला था। वसीयत को लेकर भाइयों से झगड़ा होने पर उन्होंने डंडे मार के उसका खून किया था। मामा जी नहीं, अब से महेंद्र ही बुलाऊंगा। महेंद्र ने चुपचाप सब सुना। दादी की बात खत्म होते ही उसने कहा, माताजी ने सही बोला है। सिबे ने मेरे सर पे डंडा मारा था। सिबे ने भी बदला लिया है। उस सिबे के पूरे परिवार को मार के फेंक दिया। उसके परिवार में जिंदा कोई नहीं है। तू दयाल के शरीर में कैसे आ पहुंचा? उस दिन तेज तूफान में दयाल नीम के पेड़ के नीचे से जा रहा था। वो वही मेरा ठिकाना है। और अचानक पेड़ की एक मोटी टहनी टूट के उसके सर पे आके गिरी। दयाल खत्म। साइकिल टूट के पापर। मैंने देखा ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अरे अमावस की रात में ब्राह्मण का शरीर कितने दिनों से यूं ही घूम रहा हूँ। ससराते हुए घुस गया, ससराते हुए। ये शरीर तुझे छोड़ना पड़ेगा। सटिया गया है क्या? मैं नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला। ऐसी बात है। फिर से मटके को पीटना शुरू।
मिट्टी में गिर के महेंद्र छटपटा रहा था। मत मार, मत मार, मत मार, मत मार, मत मार, मत मार। जाऊंगा, 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 जाऊंगा। कैसे पता चलेगा कि तू क्या है? क्या करना पड़ेगा? बताओ मुझे, क्या करना पड़ेगा? बताओ। भैरव ने आसपास देखा। एक लोहे का टुकड़ा पास में ही पड़ा था। उसे दिखाकर भैरव ने बोला, उसे दांतों से उठाकर यहाँ से ले जा। एक और बात है, बताओ, बताओ। यहाँ से 50 मील दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, गजनीपुर शमशान में चला जाऊंगा। यहाँ लौट के नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा। नहीं, चला जा, अब जा यहाँ से। लोहे का मोटा टुकड़ा जिसे उठाने के लिए कम से कम 4 लोग चाहिए, उसे महेंद्र ने आसानी से दांतों में उठा लिया। फिर से एक तूफान और वो टुकड़ा पेड़ों के बीच से होते हुए दूर कहीं जाके गायब हो गया। नजर इधर पड़ते ही देखा मजले मामा का शरीर पेड़ के नीचे पड़ा था और उस शरीर में से भयानक बदबू आ रही थी। भैरव ने कहा, इसके शरीर का बंदोबस्त अभी के अभी करो। बहुत दिन से मरा हुआ है ये। धप से एक आवाज, दादी बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ी है। ये सब सालों पुराने बातें हैं। दादी कब की मर चुकी है। कोई मामा भी जिंदा नहीं है। मामा के लड़के लड़कियां सब कहां पर हैं पता नहीं। मेरी भी उम्र कम नहीं हुई है। बहुत तेज तूफान उठने पर ये सारी घटनाएं वापस याद आती है। कभी कभी तो सोचता हूँ ऐसी अजीब घटनाएं घटी भी थी या नहीं, लेकिन आंखों के सामने देखा सब कुछ झूठ नहीं होता। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? जिन्होंने अभी भी इस कहानी का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा, वो अभी जाके देख लीजिए। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना।